Yes, please. Good morning. Please sit down. तो आप केवीएस का पीआरटी का एग्जाम दे दी हैं और आपने जैसा बताया कि आपका कट ऑफ जैसा है अच्छा आएगा और उसके बारे में कॉन्फिडेंट रहिए। अब आज हम लोग जो है आपको बताएंगे कि कैसे केवीएस पीआरटी का इंटरव्यू एक बार में कॉन्फिडेंस के साथ हमें क्रैक करना है और इंटरव्यू में हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और एक बार में ही आप क्रैक कर लेते हैं तो अच्छे अवसर का आप लाभ उठाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में सेल्फ को पहले इंट्रोड्यूस करिए, उसके बाद हम स्टेप वाइज आपको जो है बताएंगे। थोड़ा काइंडली लाउडर कहें ताकि सभी कमेटी मेंबर्स आपको ध्यान से सुन पाए। सर मैंने डीएलएड किया हुआ है, उसके बाद मैंने बीए बीएड किया हुआ है, सीटेट 2-3 बार किया हुआ है और फिलहाल मैंने केवीएस तो देखिए, सबसे पहले केवीएस में आपको बायोडाटा भरने को कहा जाता है। बायोडाटा का फॉर्मेट हम आपको बताएंगे। यदि आप बायोडाटा के फॉर्मेट को यदि आप देखें, क्या आपने उसको भर लिया है अभी या हम अभी आपको भरना बताएंगे, क्योंकि इसी बायोडाटा के बेसिस पर जो केवीएस के इंटरव्यू बोर्ड होगा आपका इंटरव्यू करेगा। जैसा आपको पता है, देखिए बायोडाटा मतलब खुद का डाटा, अपने बारे में डाटा। तो आप एक बार इसमें गो थ्रू यदि करें तो देखिए पहला काम है बढ़िया से बायोडाटा को भरना, उसको समझना और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए अपने को मेंटली रेडी करना। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है कि हम कैसे वेल ड्रेस्ड होके, वेल बिहेव होके और कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स को हम जो है वहां पे बता पाए। और थर्ड स्टेप है कि आपका जो टीचिंग स्टाइल है, जो एप्टीट्यूड है, उसको जज करना। मेनली इन 3 भागों में हम अपने तैयारियों को बांटेंगे। तो पहले आते हैं बायोडाटा पर। एक बार आप बायोडाटा को हाथ में लीजिए, मैं आपको बताता हूं। जैसे बायोडाटा में सबसे पहला है पोस्ट, तो आप यहां पर भर सकती हैं या भरेंगी पीजीटी या पीआरटी। आप प्राइमरी टीचर के लिए भर रही हैं। रोल नंबर जैसा कि आपका एडमिट कार्ड पर है और कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपका कैटेगरी है वो आप यहां पर भरेंगी। पहला जो सीरियल नंबर है वो नेम का है। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में आपको पूरा सही पता देना है जहां अभी वर्तमान में आप हैं, क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो इसी एड्रेस पे आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो और इसमें पिन कोड नंबर जरूर हो, बिना पिन कोड के इसको आप नहीं भरेंगे। थर्ड है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपका जो एक्चुअल आपने एडमिट कार्ड में डाला हुआ है वो भरेंगे। फादर्स ऑब्लिक हस्बैंड नेम, जैसा कि अभी आप अविवाहित हो तो फादर्स का नेम भरेंगे और विवाहित हो तो हस्बैंड का नाम आप भर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप अपना करंट देंगे और इसको काइंडली कोई भी मोबाइल नंबर जो देंगे उसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई इंपॉर्टेंट सूचना आपको उसी मोबाइल पे आएगी। ईमेल आईडी एक अवश्य होना चाहिए। यदि किसी वजह से ना हो तो आप किसी भी ईमेल आईडी जैसे गूगल पर, जीमेल पर आप उसको क्रिएट कर सकते हैं और उसको लाइव रखेंगे, उसका पासवर्ड नहीं भूलेंगे। में आपका जीमेल आईडी है तो वही आईडी आपको यहाँ डालना है और इसमें कोशिश करिएगा कि आपने फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन दिए हो उससे चेंज ना हो। कोशिश करिएगा कि सेम इंफॉर्मेशन इसमें रहे। अब देखिए 7वां जो टेबल है ये आपका ब्रीफ बताता है कि आपने कौन कौन से एकेडमिक यानी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस किए हुए हैं +2 के बाद से। यानी आपको 10th का नहीं बताना है, +2 और उसके बाद का बताना है। हाँ, +2 यहाँ जैसे लिखा हुआ है बिगिनिंग फ्रॉम +2। अब देखिए इसमें आपको
इस फॉर्म में 5 रोज दिए हुए हैं, यानी 5 क्वालिफिकेशंस आप भर सकती हैं। तो पहला है सीरियल नंबर 1, देन 2, देन 3। 1 में नेम ऑफ एग्जामिनेशन, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट। तो आपका 10th का मार्कशीट पे जो सर्टिफिकेट लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे भरिएगा। किस साल में आपने पास किया है वो भरना है। इसमें मंथ का जरूरत नहीं है। यदि आपने 1999 में किया तो 99, 2020 में किया तो 2020 भरना है, सिर्फ ईयर ही देना है। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑब्लिक मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स। मान लीजिए टोटल मार्क्स है 600 का और उसमें आपने 535 लाया है, तो आप लिखेंगे 535/600 और उसी को आप कैलकुलेट करके परसेंटेज मार्क्स में आप लिखेंगे। सब्जेक्ट्स ऑफर्ड, आप 10+2 में 5 सब्जेक्ट से आपने पढ़ा हुआ है, जैसे हिंदी हो, इंग्लिश हो और उसके साथ सोशल स्टडीज हो, और आपके जो मुख्य 5 सब्जेक्ट हैं उन 5 सब्जेक्ट का नाम छोटे छोटे लेटर्स में आप लिखिए। ड्यूरेशन, हाँ बताइए जी। अगला कॉलम है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन मंथ्स। इनको मंथ्स में बताना है। तो जैसा आपको पता है +2 में 11 और 12 2 साल का पढ़ाई होता है, तो इसको आप लिखेंगे 24 मंथ्स। 24 मंथ्स आप लिखेंगे। और बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी, तो आपने +2 कहाँ से किया हुआ है? हाँ, तो आप वहां लिखेंगे हरियाणा बोर्ड। वो जो उस सर्टिफिकेट के ऊपर नाम लिखा रहता है उस बोर्ड का, जैसा लिखा है वैसे ही आप लिखेंगे। उसके बाद आपने कौन सा सर्टिफिकेट किया हुआ है? उसके बाद मैंने डीएड किया हुआ है HBSC से। डीएलएड किया हुआ है। तो सीरियल नंबर 2 पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन डीएलएड, जो सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ। ईयर ऑफ पासिंग आपने कब पास किया, जैसे आप बताएं? वो मैंने 12-14 जी, तो वो आप लिखेंगे 2014, जो ईयर ऑफ पासिंग है। उसके बाद टोटल मार्क्स ऑब्लिक आपने कितना मार्क्स लाया डिवाइडेड बाय कितना टोटल मार्क्स का था, परसेंटेज लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितने साल का था? 2 साल का, तो उसको लिखेंगे 24 मंथ्स, क्योंकि इसको मंथ्स में लिखना है। और बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम आपने जैसा बोला कि आपने हरियाणा बोर्ड से किया हुआ है। अगला आप देखिए, सेकेंड पेज पर आइए। आप बायोडाटा के सेकेंड पेज पे आइए। फॉर्म तो मैंने इसी से भरा हुआ है जी जी। उसके बाद मैंने बीए और बीएड भी किया हुआ है, तो वो भी आप बिल्कुल आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है प्लस आपने कोई ऐसा क्वालिफिकेशन किया जो पहले नहीं भी बताया, उसको यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, अब आप सेकंड पेज पे आइए। देखिए पॉइंट नंबर 8 में एक्सपीरियंस अलोंग विथ पे मैट्रिक्स लेवल पे बैंड विथ ग्रेड पे। तो देखिए, आप यदि किसी गवर्नमेंट स्कूल में थोड़े समय के लिए या पूरे समय के लिए एडहॉक पार्ट टाइम टीचर रही हैं, या आप प्राइवेट स्कूल में भी आपने काम किया, तो उसका यहाँ डिटेल देंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस किसी भी प्राइवेट में हो गवर्नमेंट में हो उसका काफी वैल्यू रहता है। तो आप इन कॉलम्स को देखिए। सीरियल नंबर 1 पोस्ट हेल्ड, आप किस रूप में आपने काम किया? तो क्या आपके पास कोई अनुभव है? कोई आपने प्राइवेट वगैरह में थोड़े दिन के लिए या एडहॉक या टेम्पोररी कुछ दिनों के लिए समर के समय कुछ भी किया हो, तो आप उसको दे सकते हैं। कोई ऐसा है आपके पास? तो इसको फिर ये आपके लिए एलिजिबल नहीं हुआ। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में है मैम, उसी में नीचे की तरफ है। ए शॉर्ट नोट योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट। आप इस पोस्ट के लिए अपने को कैसे योग्य मानती हैं, इस बारे में आपको एक शॉर्ट नोट 8 से 10 लाइन, जितना जगह है, क्योंकि ये जगह ना कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। पहले हम इसको रफ कागज पर पहले भरेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे भरेंगे। तो ये किस तरह के आप पॉजिटिव होकर इसका रिस्पॉन्ड करेंगे, नोट्स लिखेंगे, वो हम लोग आपको यहाँ पे राइट करके देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता कि क्या हम लोग पैशनेट के जैसा वर्क करना पड़ता है आपके केवीएस में। ठीक है, तो केवीएस के अकॉर्डिंग आपको होना चाहिए। और लास्ट में है एनी स्पेशल अचीवमेंट। आपने कोई सिलाई कढ़ाई, कोई स्पोर्ट्स स्किल का काम किया हुआ हो, कुछ भी अपने लाइफ में, चाहे कहीं भी, स्कूल में, बाहर में, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए कम्युनिटी वर्कर, एज ए सोशल, तो वो जो है
कुछ भी हो तो आप हमें बताएंगे तो उसको हम लोग यहाँ सूटेबल लिखेंगे, क्योंकि इनके जो है काफी अच्छा इंप्रेशन रहता है। उसके बाद आप डेट डाल के वही सिग्नेचर करेंगे जो सिग्नेचर आपने एप्लीकेशन भरते समय किया था। सिग्नेचर में एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि आपने कभी लिख दिया कि कुमार लिखा है, ठीक है, और आपने एग्जामिनेशन में भी कुमार है, आपके आधार कार्ड में भी कुमार है, तो आप यहाँ पर कुमार ही डाले या कुमारी ही डाले। ऐसा नहीं कि आपने वहाँ पर कुमारी लिखा हुआ, फिर आपका शादी होने के बाद आपका जो टाइटल चेंज हुआ। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि कहाँ पे मिस्टेक्स होती है आपकी, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाद में जब मिसमैच हो जाएगा ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी इससे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सिग्नेचर वैसा ही करना है आपको। अब ये बताइए, आप जनरल कैंडिडेट हैं या किसी जनरल हैं? तो देखिए अगले 2 पेज आपको, आपका जो नो ऑब्जेक्शन सर्विस विजिलेंस, ये उसके लिए जरूरी है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। अगला लास्ट पेज है ओबीसी सर्टिफिकेट, चूंकि आप जनरल से हैं तो इस पेज को भी आप इग्नोर कर दीजिए। तो इस विषय में पहले आपको कुछ पूछना है, बायोडाटा, हम इसको भरना आपको बताएंगे, लेकिन अभी हमने ब्रीफ इंट्रोड्यूस किया। क्या इस विषय में आप कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं सर, अभी तो मुझे कुछ नहीं पूछना है, मैं भर के देखूंगी, अगर कुछ दिक्कत होगी तो मैं बाद में डिस्कस हाँ, इस पे हम लोग आपको गाइड करेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट और स्पेशल अचीवमेंट में कुछ ना कुछ हम अच्छा लिखेंगे, क्योंकि आपका इंटरव्यू कमेटी जो है इस बारे में बताएंगे। अब देखिए, आपका एक मॉक इंटरव्यू के रूप में सिर्फ आज हम लोग इस प्रश्न का जवाब लेंगे। मैं फिर से कमेटी मेंबर आपसे रिक्वेस्ट करेंगी कि आप अपने को इंट्रोड्यूस करिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का परिचय वो अपने से ज्यादा अच्छा कोई उसका दूसरा नहीं दे सकता है, और आपको ऐसे इंट्रोड्यूस करना है जैसे कि आप इस टीचर के पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार उस दिन के लिए हैं। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ ब्रीफली आप अपने बारे में, कहाँ से हैं, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आपको ये जॉब किस लिए आप चाहती हैं कि आप टीचर बने, इन चीजों को मिला के एक बार मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कमिटी मेंबर को आप अपना इंट्रोडक्शन दें। सर वैसे इतने अच्छे से तो मैंने कुछ रेडी किया नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग करवाएंगे आपको, इसका कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंटरव्यू में आपसे हमेशा ही पूछेंगे, जैसे आपकी वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है। कई बार हम लोग इस जगह पर गलतियां करते हैं, जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, समझ में, और आपकी वीकनेसेस क्या है, आप एक दो वीकनेसेस के बारे में बताओगे कि मेरी ये वीकनेस है, मैं ऐसा करती हूँ। आपकी कोई वीकनेस है बेटा? वीकनेस मैंने नोटिस किया नहीं है, मैं कर रही हूँ काम। सर भी बोलते हैं कि भी ढूंढो अपनी स्ट्रेंथ, ढूंढो क्या है अपनी वीकनेस, ढूंढो अपनी हॉबीज ढूंढो। तो जैसे हमें पता नहीं होता ना कि किस चीज को किस में इंक्लूड करें, किसको नहीं करें। तो इस विषय में हम लोग आपको गाइड करेंगे। अभी हम आपके मन की बात को जानना चाह रहे हैं, और ये जो कमियां हैं इसी को हम अगले कुछ दिनों में धीरे धीरे दूर करेंगे, ताकि वहां आपको मौका एक ही बार मिलेगा तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल पाएंगे। और आप सबसे पहले हिंदी इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करते हुए आवाज को इतना वॉल्यूम पे रखना है कि अगल बगल का कोई शोर हो या पंखे की आवाज हो उससे तेज आपकी आवाज होनी चाहिए। हर कमिटी मेंबर के तरफ जब जो प्रश्न पूछे उसकी तरफ देख करके आप बात करेंगे। तो पहले मान लीजिए आपसे कोई पूछे, एक 2-4 क्वेश्चंस एकदम सेट रहते हैं जिसमें इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप कह सकती हैं, आपका क्या नाम है वैसे शुभ नाम? तो आप कह सकती हैं कि सबसे पहले आके आप कहेंगी गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर्स एंड मैडम। यदि सर और मैडम दोनों बैठे हुए, सर्स एंड मैडम या सर्स एंड मैडम्स, मेरा नाम बनीता है, मैं हरियाणा का, किस जगह से आप हैं? आप चरखी दादरी, मैं हरियाणा से चरखी दादरी से रहने वाली हूं, और मैंने +2 फर्स्ट क्लास डिवीजन में किस साल में आपने पास किया था? मैंने 20 में, 2020 में मैंने 2012 में मैंने 12th को पास किया, और उसमें फर्स्ट डिवीजन आई या सेकंड डिवीजन आई, जो भी आपके मार्क्स हैं उस बारे में आप बता सकते हैं। यदि मार्क्स अच्छे हैं तो उसको अच्छे तरीके से बताइए, अन्यथा उसको बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने 2 इयर्स का DLED कोर्स जो है किस साल में आपने किया? 2014 में मैंने किया। उसके बाद से मैं बच्चों को घर पर
ट्यूशन के रूप में, कोचिंग के रूप में गाइड करती रही हूँ। और मैं इस प्रोफेशन में काफी इसको मैं मानती हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है। और छोटे बच्चों को पढ़ाना मेरा एक तरह से हॉबी है। मैं छोटे बच्चों को, अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों को, अपने घर के बच्चों को ऑलवेज गाइड करती रहती हूँ, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक के बच्चों को। और जब मुझे मौका मिला तो मैंने ये एग्जाम दिया है। और मेरे मन में, लाइफ में मैंने एम बनाया हुआ है कि मैं एक स्कूल टीचर के रूप में अपना कैरियर को चुनूंगी, ताकि मैं अपना जो हॉबी है और कैरियर हो उसको लेकर जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। और बच्चों को इसमें मैं मदद करने में अपने को सक्षम पाती हूँ, क्योंकि पिछले कई सालों से मैंने बच्चों के साथ पढ़ाने का काम किया हुआ है। तो इस तरह से आप अपने को इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। क्योंकि देखिए, चूंकि आपने 2014 और 2016 में या 2012 और 14 में काफी दिन पहले किया हुआ है, तो इंटरव्यूअर बोर्ड को पहले ही बता दीजिए कि आप इस दिन में बेकार नहीं बैठे थे। आपने बच्चों को, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को, 8-10 बच्चों को ऑलवेज पिछले कई वर्षों से घर में ही उनको पढ़ाने का काम करती रही है। बोलिए। जी, वैसे मेरे खुद के भी बच्चे हैं, घर पे भी बच्चे हैं, तो वो तो मैं वैसे भी करती ही हूँ। हाँ। और उसके बाद मैं फ्री तो नहीं बैठी थी, उसके बाद मैंने बीए किया है। फिर मैंने 1 साल का कंप्यूटर का कोई कोर्स किया था कि मन में ऐसे ही आया कि चलो करते हैं, कंप्यूटर भी बहुत जरूरी हो गया है आज के जमाने में। और फिर अब मैंने फिलहाल ही अभी मैंने बीएड कंप्लीट किया है। तो आप इसको खूब बढ़िया से ऐसे बोल सकती है। उसके बाद जब मैंने देखा कि आजकल टीचिंग जो है आईसीटी बेस्ड हो गया है, स्मार्ट क्लासेस लगते हैं, तो इसकी उपयोगिता को मैंने समझते हुए मैंने 1 ईयर का एक डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर्स में किया है। और आजकल के क्लासेस में इसका काफी इस्तेमाल होता है। बाद में मैंने इसी समय का यूज करते हुए मैंने अपने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कोर्स को कंप्लीट किया। और साथ साथ में मैं ऑलवेज बच्चों को जो है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को मैं इसको घर में गाइड करती रहती हूँ। तो आप इसको वेटेज दे करके खूब बढ़िया से 1 मिनट के अंदर इस पे 3, 4, 5 प्रकार से हम आपको गाइड करेंगे, आपको राइटिंग में देंगे, और उसको लेकर के आप जो है अभ्यास करेंगे घर पे। और यहाँ पर हमारे पास 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक कि आप इस प्रश्न को कॉन्फिडेंटली ना बोल पाए तब तक हम अभ्यास करेंगे। क्योंकि देखो बेटा, आजकल आईसीटी का यूज जानते ही बढ़ गया है, ठीक? इसके लिए आईसीटी का एक चीजें को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। कोविड के दौरान तुम्हें पता ही है कि किस तरह क्लासेस चली हैं, स्कूल्स भी चली हैं। तो आगे भी फर्दर बहुत सारे डिस्कवरीज हो रहे हैं आईसीटी सेक्टर में, ठीक है? तो आईसीटी का जानकारी बहुत चाहिए। आप जानते हैं कि इसमें रहा है कि आईसीटी कंप्यूटर के बारे में जानकारी तो रखा है इसलिए जाता है। और इस साल आपने देखा होगा कि थोड़ा सा पैटर्न में डिफरेंसेस हुए हैं बिहार में। सही में पैटर्न में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या आपने डायग्नोस किया? ये बहुत ज्यादा डिफरेंसेस था, इस तरह का नहीं करना चाहिए था कि इसमें ऐसा कुछ पॉइंट है आपके लिए? मतलब जो डिफरेंस किया वो बहुत सोच समझ के ही किया है। उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट बढ़ी है केवीएस की, उसके हिसाब से किया है। जैसे कंप्यूटर ग्रेजुएशन साइड की हुई इसका टीचिंग मैथोलॉजी का थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा हुआ है, तो इसके विषय में आपका क्या विचार है? रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था? जैसे टीचर का एग्जाम है तो टीचिंग के बारे में रखना मुझे गलत नहीं लगता, सही लगता है कि बच्चे और ज्यादा अच्छे से सीख के तब आएंगे। केवीएस के बारे में आपका क्या पर्टिकुलर विचार है? केवीएस में क्यों जॉब करना चाहते हो? आपके लिए तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी वहाँ पे केवीएस इसलिए है, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जाम्स हैं वो भी दे सकते थे। नहीं मैम, मैंने केवीएस को चुना, मुझे केवीएस में ही जाना अच्छा लगता था। केवीएस जैसे हमें बहुत ज्यादा घूमने फिरने के, अलग अलग स्टेट में जाने के, बहुत सारे बच्चों से, लोगों से मिलने के और उनके कल्चर सीखने के, ऐसे इस टाइप के बहुत मौके देता है। अगर हम स्टेट में रहते हैं तो हम वहीं बंद के ही रह जाएंगे। स्टेट में वो चीजें तो हम बचपन से देखते ही आ रहे हैं ना, कुछ अलग जानने का तो मौका नहीं मिलेगा। और केवीएस वैसे भी जो बहुत सारे वो आते हैं, प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं, उनसे अप टू डेट रहता है। स्टेट में होते भी हैं तो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, इस लेवल तक केवीएस में जा पाते हैं। तो मुझे मेरे खुद में भी तो डेवलपमेंट करने के बहुत अवसर मिलेंगे, इसलिए मैंने केवीएस को चुना। आप तो डेवलप करोगे, बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होगा?
नहीं, जैसे हम खुद का डेवलपमेंट करेंगे तो बच्चों का तो करेंगे ही। अगर हम खुद अप टू डेट नहीं रहेंगे तो बच्चों को कैसे रखेंगे? मतलब बच्चों के थ्रू ही हमें डेवलपमेंट मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेट जो हमारा उद्देश्य रहता है बच्चों का ही प्रोग्रेस रहता है। जब बच्चे प्रोग्रेस करते हैं तो टीचर्स का प्रोग्रेस उसमें नहीं रहता है ना। दूसरी चीज होता है स्ट्रेंथ। हमारी जो स्ट्रेंथ होती है ना, लोगों से मिलना, लोगों के साथ एक आपको कोऑर्डिनेशन दिखाना, ये हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है, बाकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन कई बार गलतियां हम लोग कर देते हैं। जैसे लोगों से मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं है, ये मेरी वीकनेस है। आप समझ रहे हो? तो ये बोलना ही नहीं, बिल्कुल मत बोलना। ना वीकनेस के तौर पर बोलना है, ना आपको स्ट्रेंथ के तौर पर बोलना है। समझ आता है? मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बहुत ऑनेस्टी पर्सन हूँ, या फिर मैं हमेशा लोगों पे विश्वास कर लेती हूँ, बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ, या मैं बहुत सेंसिटिव पर्सन हूँ। ये हमारे वीकनेस है जिसमें हमें वर्क करना चाहिए। ये वीकनेस पॉजिटिव सेक्टर में जाता है। तो वीकनेस के बारे में हम लोग बात करेंगे और स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। क्लासरूम में आपको सब कुछ समझाया जाएगा और कैसे डील करना है इस चीज से, ये भी चर्चा करेंगे। तो ये चीजें है। आज तो बस एक छोटा सा था कि हम लोग देखना चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। इसके बाद हम लोग प्रॉपर इस विषय पे, बायोडाटा के विषय पे स्टडी करेंगे। स्ट्रेंथ के विषय में, वीकनेस के विषय में सारे स्टडी करने के बाद हम लोग आएंगे। इसके अलावा भी आपका जो यहाँ पर होगा, आपको लेक्चर देना है, यानी डेमोस देना है बच्चों को। इसमें आपको पोएम की भी प्रैक्टिस करनी है, इवन आपको स्टोरी टेलिंग का भी सेशन करना है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि एक यदि जिद्दी बच्चा है जो बार बार समझाने पर भी नहीं पढ़ रहा है, तो ऐसे बच्चों को आप कैसे टैकल करेंगे? क्या ऐसा कोई सिचुएशन आपके पास आया है? तो आप अपना अनुभव बताएं, या आप बताएं कि आप ऐसे बच्चों को कैसे शिक्षण कंटिन्यू कराएंगे। क्या आप उनको भगा देंगे या उनको? सर भगाएंगे तो नहीं। जैसे कोई भी बच्चा जिद्दी है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा, या तो उसके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसकी वजह से वो जिद्दी हो रहा है। उसके बिहेवियर में या उसके आस पड़ोस में कोई तो वजह होगी। हम उसके दोस्तों से जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या और कुछ है, या फिर उसके पेरेंट्स से जानने की कोशिश करेंगे कि वो उसको प्रॉपर टाइम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, क्या कुछ है, तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रॉब्लम रही होगी उसकी। तो आप ये मानती हैं कि टीचिंग में चाइल्ड साइकोलॉजी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है, या सिर्फ हमें कोर्स के जैसे मैथमेटिक्स का या हिंदी का सिर्फ कोर्स मटेरियल पे ध्यान देने से काम चलेगा? नहीं सर, नहीं चलेगा। अगर हमें बच्चों के साथ रहना तो उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। उनके व्यवहार के बारे में बहुत सारी बातें हमें पता चलती हैं चाइल्ड साइकोलॉजी से। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें सारा दिन बच्चों के साथ रहना पड़ता है और उससे हमें बहुत सारी ऐसी बातों का ज्ञान होता है जो हम बच्चों के व्यवहार के बारे में पता लगा लेते हैं, उनके सीखने के बारे में पता लगा लेते हैं कि किस तरह से मदद करनी चाहिए। बहुत सारी बातें। तो इस तरह आपने कहा कि टीचिंग में चाइल्ड साइकोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। तो हम साइकोलॉजी को समझेंगे। उसके बाद जैसे महिलाओं के लिए, जैसे आप महिला हैं और शादीशुदा हैं, तो पाक कला घर में बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा खाना बनाना। उसी तरह टीचिंग का कला, टीचिंग भी एक कला है, आर्ट ऑफ टीचिंग। और जब हम साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी और आर्ट ऑफ टीचिंग, जिसको हम पेडागॉगी बोलते हैं, उसके बाद आता है कि हम जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं उस सब्जेक्ट मैटर को कितना जानते हैं। उसका स्थान उसके बाद आता है। फिर उस सब्जेक्ट को आर्ट में ढालते हुए टीचिंग आर्ट के थ्रू जो है आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। और एक टीचर कितना अच्छा से डेमोन्स्ट्रेट करता है, ओरली बोल करके, जेस्टिकुलेशंस, हाथ के इशारों से, भाव भंगिमाओं से, और बोर्ड पर लिख करके, ओरल राइटिंग में, और कुछ एक्टिविटीज के जरिए और अपने भाव भंगिमाओं के जरिए। ये हम आपका पहले आकलन करेंगे और उसका फिर हम आपकी तैयारी कराएंगे। तो इस तरह से आपका पूरा 360 डिग्री बिहेवियरियल, आपका अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका शॉर्ट एनालिसिस, आपका इंट्रोडक्शन, आपका चाइल्ड साइकोलॉजी समझने के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, फिर पेडागॉगी शिक्षण कला, फिर सब्जेक्ट मैटर, एंड देन हाउ टू डिलीवर दैट सब्जेक्ट मैटर टू द स्टूडेंट्स, और लास्टली बच्चों को कैसे इवेल्युएट करेंगे। इन सब बिंदुओं पे बारी बारी से जो है हम आपकी तैयारी कराएंगे। और इन सब बिंदुओं को यदि आप बढ़िया से तैयार कर लेती हैं
तो आप वन शॉट में पूरे कमिटी को इम्प्रेस अपॉन करते हुए अपना स्थान सुनिश्चित कर पाएंगी। तो आपको आज डेमो क्लास के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम लोग आगे इस तरह से और चर्चा करेंगे। एनवायरमेंट का प्रभाव बच्चों पे बहुत अच्छा पड़ता है। आपको पता होगा कि हेरिडिटी का एक कारण रहता है, यानी हेरिडिटी हमारे कुछ क्वालिटीज बिल्ड होता है, पता है ना आपको। तो समथिंग मान लीजिए कि अगर हेरिडिटी हमारे 4% की क्वालिटी है, तो इन्वायरमेंट अगर हमें अच्छा मिलता है तो उस क्वालिटी को कितना एनहांस हो सकता है, यानी कितने बढ़ाया जा सकता है उस क्वालिटी को, किस डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है, एडिशन के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में, किस मल्टीपल होता है। तो समथिंग मान लीजिए अगर 2% की क्वालिटी है, तो इन्वायरमेंट की वजह से वो कितना परसेंट हो जाएगा। इन्वायरमेंट काफी अच्छा मिला तो वो काफी अच्छा परसेंट बन सकता है। तो कितने परसेंट, मतलब कितना बढ़ गया फिर उसका। 2% की क्वालिटी 4% का होता है ना, मल्टीप्लिकेशन है ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट, आप मान लीजिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक बच्चे के विकास में कम से कम 5 फैक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो 5 फैक्टर या बता सकते हो आप कौन कौन से फैक्टर पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखो, जब सबसे पहले ध्यान रखना बेटा कि एक बच्चे के प्रोग्रेस के लिए 5 फैक्टर में फिजिकल एक्टिविटीज, आपको पता है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज होना चाहिए, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल से इमोशन डेवलपमेंट भी कहते हैं, सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। क्योंकि आप प्राइवेट टीचर बोलने वाले तो आपको लैंग्वेज शुरू करना है। जैसे एनईपी 2023 आपको याद है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस विषय में, तो एक प्लान डिस्कशन किया गया कि 5+3+3+4, तो ये 5 के जो रेशियो में आते हैं किस एज ग्रुप के बच्चे हैं। 5 मैम जो स्टार्टिंग के 5 है उसमें सेकंड क्लास तक के बच्चे, उसमें दो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास और 3 उससे पहले की आंगनबाड़ी के पास, तो ये सेकंड क्लास तक ही पहुंच पाते हैं स्टार्टिंग के। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आरटी 2009, इसमें क्या होता है कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को गवर्नमेंट फ्री ऑफ एजुकेशन या और चीजें प्रोवाइड करेगी, जो सुविधा प्रोवाइड करेगी। अब ये जो हमारा है नया एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2023, ये कह रहा है कि आपको जो स्टार्टिंग से देना होगा, यानी कि 3 साल के बच्चे को आंगनबाड़ी की व्यवस्था देनी है, ठीक है। ये बना है आपका 2020 का है, पर ये एनसीएफ जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बनेगा 2020 में लागू होगा। इस विषय में कुछ जानकारी रखती हूँ कि 2023 में जो एनसीएफ लागू होगा उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। उसमें एक तो ये क्लास वाला है 5+3+4 का, ये रेशो को बात करना बेटा, और एनईपी एनसीएफ के बारे में थोड़ा सा, तो इस बारे में भी हम लोग डिटेल अध्ययन आपको करवाएंगे, क्योंकि ये सब जो है राइट टू एजुकेशन, एनसीएफ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये भारत में मौलिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के पूरे पैटर्न को बदलने जा रहा है। इसका किस तरह प्रभाव होगा, और एक शिक्षक ही है जो कि इसको बढ़िया से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस विषय में भी हम आपकी तैयारी कराएंगे, क्योंकि ये बड़े रिलीवेंट टॉपिक है टीचर से संबंधित। बोला था सर, तो जैसे एनपीएस के जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे पूछा था कि क्या पूछ रहे हैं, तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये मैं कह रही बेटा स्मार्ट करंट पे अभी हम लोग करवाएंगे आपको, ठीक है। इसी की तैयारी हो रही है आज से जो पहला था आपका डेमोन्स्ट्रेशन इसी विषय पर था कि हम लोग बच्चे समझना चाह रहे थे वो कहाँ तक एक्टिव है। समझ बेटा एनपी जैसे बहुत सी जानकारी आप छोड़ रहे हो, ठीक, इसी पे वर्क करना है। क्योंकि आपने एग्जामिनेशन के समय में इस पर फोकस किया है या नहीं किया है? नहीं किया है, मतलब इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि पूरा डिटेल से मैं कह रही हूँ कि इसको डिटेलिंग करनी है बेटा, और कहाँ कहाँ मेन पॉइंट पे क्वेश्चंस उठते हैं इसके विषय में। तो आप और कुछ आज के डेमो क्लास में आपके मन में और कोई ऐसा प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं। सर इतना कुछ तो है नहीं, बस यही है कि जो इंटरव्यू में आ रहा है उसकी प्रिपरेशन। कोई बात नहीं, आपने ज्वाइन कर लिया ना बेटा, अब हम लोग इसी पे बात करेंगे, ठीक है। आपको हम ऐसा तैयार करेंगे कि आप काफी कॉन्फिडेंस के साथ
एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ते हुए वन शॉट में जो है आप टीचर में सेलेक्ट होंगे। हमारा यही उद्देश्य है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हम जैसा आप जानते हो कि हमारा 15 दिन का सेशन रहना चाहिए था इंटरव्यू का, लेकिन हम लोग थोड़ा और वर्क करें फाउंडेशन के नाम पे करते हैं, है ना बेटा। जो सब्जेक्ट जैसे एनईपी पे वर्क करना, जनरली आप देखो कहीं भी अगर इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो ना, तो सिर्फ आपको इंटरव्यू का बायोडाटा सेशन, मॉक सेशन ये सब करवाएंगे, सब्जेक्ट पे आपको पूछा जाएगा और उस पर आपको रिप्लाई किया जाएगा, लेकिन क्या पढ़ना है अभी से, समझे बेटा, वो चीज पे फोकस हम लोग ज्यादा करेंगे। आप वैसे केवीएस की तैयारी के समय ही इन चीजों पे फोकस करना चाहिए था, और कहाँ पे आप लैग कर रहे हो उसी पे हम लोग आपको बताएंगे। इवन हमारा जो सेशन रहता है 15 दिन का नहीं रहता, हम लोग उससे ज्यादा लेके चलते हैं। अगर बच्चा 15 दिन में कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाता तो 10 दिन का एक्स्ट्रा सेशन भी दिया जाता है आपको, ठीक है। इससे हम लोग परफेक्टली वर्क कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ठीक है। अभी तक तो सेटिस्फाइड हो ना, यहाँ की जो क्लासेस आपको मिली है उससे सेटिस्फाइड हो। अभी हमने 2-3 क्लासेस अटेंड कर ली है, तो टीचर फैकल्टीज के विषय में कुछ कहना है, कहीं कुछ कमी हो तो बता सकते हो। नहीं अभी से यार सबसे अच्छी बात भी यही है कि भाई आपको क्या चाहिए, क्या लगता है, उसके बारे में रिव्यू लिया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे और हमें तो उनका स्पेशल ये है कि वो थोप देते हैं कि भाई ये होगा आपको करना है, ठीक है, नहीं भाई अपने विचार भी बताओ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो भी पूछा जाता है बिल्कुल, क्योंकि आप आप पॉजिटिव और यहाँ पे आपको कई बार मौका दिया जाएगा मॉक इंटरव्यू देने का, एक्चुअल इंटरव्यू की तरह रियल इन्वायरमेंट में। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ फैकल्टी आपसे लिए जा रहे हैं, हम बच्चे बनते हैं, नहीं, रियल बच्चे को आप लोग कराया जाता है। और यहाँ पर जो इंटरव्यू लेने आएंगे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग विभिन्न प्रकार के इंटरव्यू एक्चुअल लाइफ में भी लेते रहे, तो आपको उसका एक अनुभव का लाभ जो है आपको। बाकी आप क्लासेस ज्वाइन करते रहिए, श्योरली हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं आगे भी, ठीक है। थैंक यू। तो मैम ऐसे पर्सनली मुझे मतलब क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, हम लोग जैसे क्लास में एनीमे आएंगे ना, वगैरह में भी 10 बजे मैं खुद आती हूँ, ठीक, तो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। और आप थैंक यू बोल के उठिए सभी मेंबर्स को। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू।